Hello everyone, I'm Dr. Anuj Chawla. I'm a foot and ankle specialist at Saksham Ortho. तो अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी एक्यूट एंकल स्प्रेन के बारे में। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉनिक एंकल स्प्रेन या क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी क्या होता है और उसमें उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसमें हम करते क्या हैं। तो देखा जाए तो एक्यूट एंकल स्प्रेन जो है वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। Almost 80% of us would have suffered an ankle sprain at some point of our lifetime. Most of them they recover well. In fact मैं कहूँगा 80 to 90% रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम जो है ये परसिस्ट करती है और इसकी वजह से सिम्टम्स आते रहते हैं। तो वो पेशेंट्स कौन से होते हैं? तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चीज है, जिन्होंने पहले शुरुआत में अपना ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने ठीक से डॉक्टर की एडवाइस नहीं मानी, जिन्होंने आइसिंग नहीं करी, रेस्ट प्रॉपरली नहीं लिया या प्रॉपर रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी नहीं किया। तो आई थिंक मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उन्होंने कुछ फिजियोथेरेपी नहीं लिया होता और वो जो है उसकी वजह से चांसेस ऑफ क्रॉनिक एंकल स्प्रेन होने के बढ़ जाते हैं। दूसरे होते हैं वो पेशेंट्स जिनको कि सिवियर फॉर्म ऑफ एंकल के लिगामेंट की इंजरी है। तो जो माइनर वाले होते हैं उसमें सिर्फ लिगामेंट स्ट्रेच होता है, ग्रेड 2 में एक लिगामेंट टूटता है और ग्रेड 3 में जो है लिगामेंट 2 लिगामेंट्स है वो टूट जाते हैं। तो जिनको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, जिनको लिगामेंट टूट गए हैं, उन केसेस में जनरली पेशेंट्स को सिम्टम्स क्रॉनिक रह सकते हैं या लंबे समय तक रह सकते हैं। तीसरा, कोई भी जिनका रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, स्पेशली जैसे जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा एथलेटिकली एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं या उनका जॉब जो है वो ऐसा है जो बहुत ज्यादा अनइवन सर्फेसेस पे उनको चलना फिरना होता है, तो ये लोग जो हैं ये दे आर आल्सो बिट मोर प्रोन। और चौथा होता है पेशेंट के इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे पेशेंट को कोई डिफॉर्मिटी है या टेढ़ापन है पुराना प्री एग्जिस्टिंग। तो डिफॉर्मिटीज में सबसे ज्यादा कॉमन होता है हाई आर्च फुट। तो हाई आर्च फुट वाले पेशेंट्स को जनरली एंकल स्प्रेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और वो हील नहीं करते। सिमिलरली अगर पेशेंट को कोई हाइपर लैक्स है यानी कि वो हाइपर फ्लेक्सिबल है, तो उन पेशेंट्स में भी कभी कभी जब भी लिगामेंट टूटते हैं तो उसकी वजह से सिम्टम्स ज्यादा आ सकते हैं। तो टॉकिंग अबाउट सिम्टम्स वही होते हैं, एक होता है क्रॉनिक एंकल पेन और दूसरा होता है सेंसेशन ऑफ इंस्टेबिलिटी या गिविंग वे। तो एंकल पेन की जब हम बात करते हैं तो अगेन अगर हम मॉडल की तरफ देखें तो एंकल में अगर किसी को एंकल स्प्रेन को हुए 3, 4, 6 महीने हो चुके हैं और लिगामेंट में इंजरी है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिगामेंट की वजह से पेन जो है वो इस एरिया में होता है। बट बहुत बारी क्या होता है कि लिगामेंट में इंजरी के साथ साथ जॉइंट में भी स्कारिंग होती है, तो उसकी वजह से जॉइंट के अंदर आउटर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल जॉइंट में भी स्कारिंग और पेन हो सकता है। तो ये वाला जो एरिया ये कॉमन होता है। और अगर किसी को और ज्यादा सिवियर प्रॉब्लम हो गई है तो उसकी वजह से जो मसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो जो पेरोनियल टेंडन्स होते हैं जो कि इस हड्डी के पीछे से इस डायरेक्शन में निकलते हैं, तो कभी कभी उस डायरेक्शन में या उस मसल में भी पेन होता है और पेशेंट्स को इस हड्डी के पीछे भी दर्द होता है। सिवियर केसेस में अगर पेशेंट को कभी कभी जो है इनर साइड के लिगामेंट या डेल्टॉइड लिगामेंट में भी इंजरी होती है, तो पेशेंट को इनर साइड ऑफ द एंकल ऑन द फुट में भी पेन हो सकता है। तो ये हो गया पेन। दूसरी चीज मैंने बताया इंस्टेबिलिटी। अब इंस्टेबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है? लिगामेंट्स का हमारे काम होता है कि वो हड्डी को आपस में बांध के रखते हैं ताकि वो हड्डी की एबनॉर्मल मूवमेंट ना हो। एबनॉर्मल मूवमेंट अगर हड्डी के अंदर होगी, दो हड्डियों के बीच में जॉइंट पे होगी, तो उसकी वजह से पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसका जो एंकल है वो स्टेबल नहीं है, वो चलते चलते एंकल ट्विस्ट कर जाएगा, या स्पेशली जब वो अनइवन सरफेस पे जा रहा है तो पेशेंट को लगेगा कि उसका एंकल ट्विस्ट कर रहा है या वो स्टेबल नहीं है। इस फीलिंग को हम कहते हैं फीलिंग ऑफ गिविंग वे और इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म में इंस्टेबिलिटी। तो अगर किसी पेशेंट को रेकरेंट फीलिंग, बार बार ये फीलिंग हो रही है कि उबड़ खाबड़ सरफेस पे चलने पे पेशेंट का एंकल जो है वो ढीला है, वो लूज है और वो ट्विस्ट कर जाएगा, तो वो जो है क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी का एक साइन या एक फैक्टर है। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने आसपास किसी एंकल स्पेशलिस्ट को दिखाइए
ताकि वो आपको ढंग से एसेस कर सके कि आपका सोर्स ऑफ सिम्टम्स क्या है, आपका एंकल के लिगामेंट्स की क्वालिटी कैसी है, क्या वो स्टेबल है या नहीं है। तो वो आपको एग्जामिन करेगा उस डायरेक्शन में। आपको कोई और इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है, जैसे कि हाई आर्च फुट, हील का कोई टेढ़ापन या हाइपर लैक्सिटी, ये सब कुछ वो देखेगा आपके टेंडन में सिम्टम्स आ रहा है कि नहीं, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो जनरली जब भी आपको क्रॉनिक एंकल इंस्टेबिलिटी या स्प्रेन है, तो उसमें द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट वी रिकमेंड इज एन एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन जो है वो लिगामेंट का देखता है कि लिगामेंट कैसा है, लिगामेंट टूटा है पहले, कई बार वापस जुड़ गया है, तो वो जुड़ा है तो वो मोटा है या पतला है, या लिगामेंट पूरा टूटा हुआ है, या उसमें कभी और प्रॉब्लम है, जैसे कि एंकल जॉइंट में स्कारिंग है, एंकल जॉइंट के कार्टिलेज में डैमेज है कि नहीं, या फिर जो पीछे की मसल्स है जिसको पेरोनियल टेंडन कहते हैं उसमें डैमेज है या नहीं, या फिर कार्टिलेज जो है या डेल्टॉइड लिगामेंट है, सॉरी, जो इनर साइड पे है उसमें कोई डैमेज है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है जनरली एक एमआरआई स्कैन पे देखी जाती है, और जो भी प्रॉब्लम आती है उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जनरली इसमें जो होता है वो होता है फिजियोथेरेपी एंड रिहैब, यानी कि एक्सरसाइजेस वगैरह करके हम कोशिश करते हैं कि हम इसको ठीक करें। फिजियोथेरेपी की ड्यूरेशन इसमें ज्यादा होती है, कम से कम 6 वीक्स तक रिहैब की जरूरत पड़ती है। एंड ड्यूरिंग द फीलिंग ऑफ सेंसेशन ऑफ गिविंग में एक एंकल ब्रेस हम रिकमेंड करते हैं। अगर कभी कभी इम्पिंचमेंट रिलेटेड या स्कारिंग रिलेटेड पेन है पेशेंट को, तो समटाइम्स इंजेक्शन इनटू द जॉइंट कैन आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग दोज सिम्पटम्स। लेकिन अगर पेशेंट ने ये सब कुछ ट्राई कर लिया और उसके बाद भी अगर पेशेंट का पेन जो है वो ठीक नहीं हो रहा, तो देन द लास्ट रिजॉर्ट इन दीज केसेस इज सर्जरी फॉर एन एंकल लिगामेंट टेयर। तो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।